आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है बोर्ड पेपर जानकारी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपके प्री बोर्ड परीक्षाएं 2021-22 चल रही हैं। तो कक्षा 10वीं का जो आपका गणित का पेपर है तो बिल्कुल रियल पेपर आपके लिए लेके आ चुके हैं। देखिए आपको यही पेपर बिल्कुल 100% यही है, तो आपको जो ओपन बुक पद्धति से ये आपके पेपर होने हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में कक्षा 10वीं गणित का पूरा सोल्यूशन बताने जा रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ, ठीक है। और दोस्तों अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। वहाँ पे आप इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा और आपको एक वेबसाइट की लिंक दी गई जहाँ पे मैंने सभी सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया। तो यहाँ देख सकते हैं, पहले मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ। बिल्कुल यही पेपर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, ये दूसरा क्वेश्चन, पहले आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, ये रहेंगे आपके 6 अंक के। फिर इसके बाद में आप देख सकते हैं दूसरे का आप 7 अंक के रहने वाले हैं। फिर यहाँ पे तीसरे के आंसर आपके 6 अंक के रहने वाले हैं, ठीक है। फिर यहाँ चौथे के आंसर आपके 7 अंक के रहने वाले हैं, ठीक है। फिर यहाँ पांचवे के आपके 6 अंक के रहेंगे और ये सब आपके 2-2 अंक के, कोई 3 अंक का क्वेश्चन है, कोई आपका 2-2 अंक के है, कोई आपका 3 अंक का क्वेश्चन है और कोई आपका 4 अंक का क्वेश्चन है और कोई आपका 5 अंक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सभी के आंसर आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेंगे। तो चलिए आंसर देख लेते हैं, ठीक है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको इस चैनल पे कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का सोल्यूशन मिल चुका है, साइंस का सोल्यूशन मिल चुका है और अंग्रेजी का भी सोल्यूशन मिल चुका है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, ठीक है। चलिए अब सोल्यूशन आपको बता दें। दोस्तों अब हम आपको आंसर बता रहे हैं। तो दोस्तों आप वेबसाइट का नाम तो जान ही गए होंगे, जैसा कि यहाँ लिखा है nitystudy.com। तो दोस्तों इस वेबसाइट पे आपको पूरे सॉल्यूशन मिल जाएंगे कक्षा 10वीं गणित के, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये रही। फिर यहाँ पे आप जैसे ही इस वेबसाइट पे ये जो लिंक दी गई इस पर क्लिक करेंगे तो आप कक्षा 10वीं के सोशल साइंस के सोल्यूशन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तभी मैंने यहाँ पे लिंक दे दी और ये रही आपकी जोड़ी बनाई। देखिए सभी आंसर आपको इसी वीडियो में हम बताएंगे, तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना। और वेबसाइट का नाम देख लीजिए, आपका वेबसाइट का नाम दिया है nitystudy.com। और दोस्तों इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जैसे आप उसको टच करेंगे आप सीधे यहाँ पे पहुंच जाएंगे और पूरे आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां सभी आंसर यहाँ पे आप प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो बच्चों चलिए अब हम आपको बता दें कि आपको कैसे कैसे ये करने हैं, ठीक है। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आंसर आपको एक एक बताते हैं और कैसे ये आए इनको सॉल्व करके देखते हैं। दोस्तों आंसर बताने तो पहले का आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि वहां पे दिया था 10 और 5 का आपको HCF निकालना था, मतलब कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन जो दोनों मिल जाए। देखिए जब हम 10 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुणे 5 हो जाएगा, ठीक है। 2 पंचे 10 और तब हम 5 का निकालेंगे तो ये केवल 5 होगा। अब हम ऐसे देखेंगे तो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और मित्र दूसरा क्वेश्चन दिया था, आपका एक द्विघाती समीकरण लिया था जिसमें बोल रहा था कि मूलों का आपका जो जोड़ होता है वो होता है माइनस का बी अपॉन हो, तो इसका जो अल्फा प्लस इंटू बीटा होता है वो कितना होता है, वो होता है आपका सी अपॉन हो। जैसा कि आप जानते हैं द्विघाती समीकरण का जो व्यापक रूप होता है आपका होता है ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे जब अल्फा इंटू बीटा आप करेंगे तो ये हो जाएगा सी अपॉन ए, ठीक है। मतलब कि ये वाला व्यंजक और ये वाला, और जब इसमें प्लस लगा देंगे तो माइनस का बी अपॉन है, मतलब कि ये वाला और ये वाला, तो इसलिए ये आपका सही हो जाएगा। अब अद्वितीय हल के लिए होता है जहाँ पे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये आपका अद्वितीय हल के लिए होता है। और समान हल के लिए a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, इसलिए यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों पूरा सोल्यूशन बताएंगे, फिर यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पे 180 और यहाँ पे -1 -1 यहाँ पे आपके इसके मूल हो जाएंगे। फिर दिया रिक्त स्थान को आपको पूरा करना है, तो भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष पर a बराबर b³ प्लस r, आपने पढ़ा ही होगा ये फॉर्मूला, ठीक है। इसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसे हम प्रमेय भी बोल सकते हैं। तो 3 है, जब देखिए जब आपका मूल तो d बराबर 0 होता है, ठीक है। फिर दिया a + 9d समरूप प्रकृति जिनकी, देखिए मान लीजिए ये आपका एक त्रिभुज है, ये एक बड़ा त्रिभुज है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये त्रिभुज, इसका भी ये कोण 90 दिया है, ये भी कोण 90 दिया है, ये 80, ये 80, ये 80, ये 80। तो यहाँ पे देखिए आकृति का अंतर, लेकिन उसके भुजाएं बराबर है, तो इसलिए क्या समरूप आकृति होंगी। ये देखिए जो आपका वाई अक्ष में जो कॉमा कौन से 2 कॉमा दिए थे, तो वो आपके वाई अक्ष के एक्स पे स्थित है, एक्सिस जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं स्पर्श की रेखाएं। तो यहाँ पे आपका ये हो गया। दोस्तों मैं बता दूं, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे और वैसे ही आप उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा मैं, ठीक है। फिर दिया यहाँ पे सेक्शन ए सही जोड़ी बनाना है, तो यहाँ पे आपका स्तंभ ए से स्तंभ बी मिलाना है, ये ज़्यादातर आपके फार्मूले ही दिए है, ठीक है। तो यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा -1 होता है आपका tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, ठीक है, 1/tan थीटा हो जाएगा। फिर ये 1 - tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। cot t का मान होता है √3 और cot नंबर -थीटा बराबर sin थीटा होता है। cos 48 cos 42 प्लस sin 48 sec 48, तो इन दोनों के आप जब मान रखेंगे ना, आपस में मल्टीप्लाई करा के प्लस करा देंगे तो आपका ये 2 आ जाएगा।
ठीक है। तो मित्रों आप पेपर में देख सकते हैं कहीं यहाँ पे 2 सी दे दिए गए हैं, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सही किए हैं। अब दिया एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। दिया शून्य अंकों की संख्या होती है, तो देखिए द्विघाती समीकरण आपका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे द्विघाती समीकरण में जो आपके शून्य अंक होते हैं वो होते हैं अल्फा बीटा गामा, और त्रिघात समीकरण में आपका एक अल्फा बीटा होता है, लेकिन तब त्रिघात समीकरण होता है तो वहाँ पे एक गामा और जुड़ जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे पूरा बदल जाएगा। फिर यहाँ पे दिया है आपका जब ax तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a1x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जब ये द्विघाती समीकरण में d जो विभक्त कर होता है, d जिसे हम बोलते हैं वो होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका वृत्त का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और जो आपका ये है ये शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, अब मित्रों यहाँ पे हम बता दें इसका आपका 4 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 1, तो ये आपका पहला असत्य हो जाएगा, पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा असत्य, चौथा आपका हो जाएगा असत्य, पांचवा भी आपका असत्य और छठा भी सत्य हो जाएगा। चलिए अब वैसे वाले क्वेश्चन देख सकते हैं। तो यहाँ पे दिया दर्शाइए कि ये छठा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। सम पूर्णांक देखिए दोस्तों, सम संख्या आपने पता ही होगी कि 2 होती है। ठीक है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 7 और 1 8 होता है। अगर हम q की जगह कोई भी सम संख्या रखें तो उसका मान हमेशा सम ही आएगा। जैसे किस प्रकार से, मतलब कि विषम आएगा। ठीक है, धनात्मक विषम, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a एक पूर्णांक है जहाँ b बराबर 2, जब यूक्लिड पूर्णांक तो a बराबर 2q प्लस r, जहाँ r बराबर 0 r बराबर 1, क्योंकि जो जीरो का मान r से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी आ सकता है, इसलिए r का मान भी 2 से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी आ सकता है, इसलिए a बराबर 2q हो जाएगा। ठीक है, और a बराबर 2q + 1 भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि a बराबर 2q है, जहाँ पे ये सम पूर्णांक है, यहीं धनात्मक पूर्णांक तो सम हो सकता है या विषम। ठीक है, तो यहीं पे आपका ये सिद्ध हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों 7वां क्वेश्चन में आपको एक मूल निकालने थे अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा के आपके मूल निकालने, तो यहाँ पे क्या किया, एक फैक्टर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने जो ये ax² प्लस bx प्लस c = 0 से तुलना करा ली। अब a का गुणा हम करा देंगे सी में, मतलब कि 3 का गुणा 4 में कराएंगे तो आपका 12 आ जाएगा, और 12 के हम निकाल लेंगे एलसीएम, तो 2 दूनी 2 छंग 12, 2 3 4, 3 एकम 3। अब हमको ऐसी संख्या प्राप्त करनी है, या तो प्लस करने या तो माइनस करने पे 4 आए और गुणा करने पे 12 आए। तो ऐसी संख्या क्या है हमारी, 6 और 2। कैसे, देखिए 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, और 6 दूनी 12 और 3 चौक 12 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इनको माइनस में लिख लिया, क्योंकि 6 में 2 घटाएंगे तभी तो 4 आएगा ना। फिर यहाँ पे हमने क्या किया है, जो ये x का है, x का गुणा करा दिया इसमें, तो 3x² प्लस 6x माइनस 2x माइनस 4 = 0। ये आपका माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे x बचा, और यहाँ पे 3 दूनी 6 तो 2 बचा। यहाँ पे माइनस इसलिए कॉमन ले क्योंकि माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, तो इसलिए यहाँ पे हमने देखा ये x + 2 कॉमन आ रहे, तो हमें इनको कॉमन निकाल लिया, और एक तरफ 3x - 2 को लिख दिया, और इसको बराबर में 0 इसलिए लेके चलेंगे क्योंकि हमें मूल निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x + 2 को एक बार 0 कर दिया इनके बराबर, और 3x - 2 को एक बार 0 कर दिया, तो x का मान -2 और x का मान 2/3। तो इसका मतलब एक आपका अल्फा, एक आपका बीटा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसको हल कर लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पे आपको दिया था जो समांतर श्रेणी थे उसमें आपको 2 ये पद दिए थे। अब देखिए इसमें हम देखेंगे जो आपके ये हैं इनमें से आप सारवांतर निकालेंगे। सारवांतर निकालने के लिए आपको d बराबर a2 माइनस a1 का एक फार्मूला होता है। ठीक है, मतलब कि जो a2 है आपका -2 और ये 2 है, तो ये -2 2 -4, तो सब में 4 का सारवांतर आया। सारवांतर मतलब कि दोनों को बीच का अंतर, जिसे हम d से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमको क्या करना है, इनको बस आगे 4 जोड़ते जाने हैं। देखिए 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14, 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 4 जोड़ेंगे तो 22, 22 में 4 जोड़ेंगे तो 26। आगे के हमको 4 पद निकालने थे, तो हमने निकाल लिए, यही हो जाएगा आपका आंसर। अब 9वां नंबर की बात कर लें तो यहाँ पे आपको एक आकृति दी गई थी कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिया था, इसमें आपको ए बी का मान निकालना था। तो देखिए हमने इस आकृति में, आपके पास क्वेश्चन पेपर तो होएगा, मैंने आपको सीधे सॉल्यूशन बताया। ठीक है, तो इस आकृति में हमने देखा था कि यहाँ पे जब भुजाएं अनुपातिक होती हैं, जब मतलब कि जब भुजा अनुपातिक होती है तो उसमें हम थेल्स प्रमेय लगा के आसानी से उसको हल कर सकते हैं। जैसे कि आधी भुजा, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये त्रिभुज दिया है, अगर भुजा अनुपातिक है तो आधी भुजा बटे आधी भुजा, या ये वाली आधी भुजा बटे ये वाली आधी भुजा। ठीक है, तो वही हमने किया है, हमने थेल्स प्रमेय लगा दिया यहाँ पे, थेल्स थ्योरम जिसे हम बोलते हैं। तो हमने क्या किया, AD बटे BD बराबर AE बटे EC। ठीक है, जहाँ पे आप लिख सकते हैं जहाँ पे त्रिभुज की भुजाएं अनुपातिक हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देना जहाँ त्रिभुज की भुजाएं आपकी अनुपातिक
काटेगा। तो हमने इसमें तिर्यक गुणा करा दिया, तिर्यक गुणा कराते ही हमने 18 का गुणा 72 में कराया। और देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों का गुणा करा दिया, दशमलव से दशमलव नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे 2 अंक, यहाँ पे 1 अंक। 54 को काटा 2.4, तो यहाँ पे इसका मान सेंटीमीटर आ गया, 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात कर लें तो यहाँ पे प्रश्न आपका 10 दिया था कि यहाँ पे आपको x बिंदु पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे जब बिंदु समरेख होते हैं, जैसे कि जहाँ पी ए से बराबर दूरी होती है वही पी बी के बराबर दूरी होती है, इसलिए हम कह सकते हैं पी ए बराबर पी बी। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए एक फार्मूला होता है अंडर रूट, चाहे आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिख दीजिए, चाहे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लीजिए, उसका अंतर कोई नहीं पड़ेगा। यहाँ आप लिख सकते हैं y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मान लिया x1, देखिए इसको मान लिया x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको, इसलिए मैंने इसको x2 y2 माना क्योंकि दोनों में इसका करेंगे तो कोई अंतर ना पड़े। ठीक है, अगर यहाँ पे हमें इधर कुछ अलग कर दें, इधर अलग कर दें तो अंतर पड़ जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, जो कि सही नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों को होल स्क्वायर में ले लिया, रूट से रूट कैंसिल कर दिया, यहाँ पे a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, इन सब में लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा x स्क्वायर से कट गया, y स्क्वायर और y स्क्वायर से कट गया, तब हमने 4 और माइनस 12 और इनको जोड़ा तो 40 आ गया, और इसको हल करने पर इतना है। तो इन दोनों को पक्षांतर कर दिया, तो यहाँ पे हमारा जो एक्स वाई का मान है वो आया 10x + 4y = 15। यही आपका हो गया फाइनल उत्तर। ठीक है, तो ये आपके निर्देशांक ज्यामिति का 3 नंबर का सवाल था। ठीक है, जहाँ पे आपको एक्स वाई के मान निकालने, मतलब एक्स वाई में अंतर निकालना था। फिर अगले क्वेश्चन की बात कर लें, यहाँ पे आपको एम एन जो होते हैं, एम एन आपके एक बिंदु होते हैं जो समीकरण को अनुपातिक विभाजन करते हैं। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, जब y अक्ष के लिए पूछे तो x बराबर 0 हो जाता है, और जब x अक्ष के लिए पूछे तो y बराबर 0 हो जाता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दिया था तो हमने y अक्ष के लिए x बराबर 0 ले लिया। तो यहाँ पे हमने फार्मूला पढ़ा था mx2 + nx 1/m + n और my2 + ny2 + m + n। तो ये आपका x बराबर होता है और ये होता है आपका y बराबर, इसलिए मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों के मान रख दिया, आपको m और n का मान निकालना था। तो यहाँ पे x1 का मान ऊपर मैंने दिया ही था, तो यहाँ 0 हो जाए क्योंकि यहाँ पे 0 दिया गया है, और इन दोनों को तब हम हल करेंगे तो 5:1 में आपको विभाजित करेंगे। ठीक है, चलिए फिर 12वां नंबर दिया है, देखिए sec 4m बराबर cosec a माइनस 20 थीटा। ठीक है, और आगे दिया था आपका न्यून कोण, वो सब तो ऐसे ही आपका दिया, उससे मतलब नहीं है, हमें केवल इतने समीकरण से ही मतलब है। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे हम जब हम लिख सकते हैं sec को, हम लिख सकते हैं 90 - थीटा। ठीक है, sec को लिख सकते हैं 90 - थीटा बराबर cosec थीटा, तो इसलिए हमने क्या किया, cosec लिख लिया। और देखिए 90 और माइनस थीटा का मान, यहाँ पे हमें थीटा बराबर 4a दिया था। ठीक है, इसलिए हमने माइनस में 4a ले लिया। इसके बाद हमने देखा यहाँ पर भी cosec, यहाँ पर भी cosec, तो cosec हमने कट कर दिया, तो यहाँ पे 9a - 90 - 4a, और जब हमने a को इधर पक्षांतर किया तो ये 5 है और ये 110, तो a बराबर आपका 22 अंश हो जाएगा। यही आपका होगा फाइनल आंसर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 13 की बात करें तो 13वां में देखिए आपको एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना था, जहाँ पे एक वृत्त की त्रिज्या दी थी 4 सेंटीमीटर, थीटा मतलब कि कोण दिया था 30 अंश। तो आपका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, तो पाई का मान अभी हमने इसलिए नहीं रखा है क्योंकि अगर हम पाई का मान रख देंगे तो यहीं पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी और हमारा सवाल मतलब कि हम कन्फ्यूज भी हो सकते हैं, इसलिए हमने पाई का मान सबसे लास्ट में रखा है। ठीक है, तो इसलिए हमने पाई का मान सबसे लास्ट में रखा, और यहाँ पे आंसर देख सकते हैं बटे में भी आया। तो पहले हमने क्या किया, 4 × 4 क्योंकि स्क्वायर दिया था और रेडियस आपकी दी थी, तो 0 काट दिया, तो 3 का 3, 3 दूनी 6। ठीक है, फिर 4 टाइम 12 काट दिया, फिर यहाँ पे हमने 4/3 पाई का मान रखा, तो 22 चौक 88 और 3 सत्ते 21। अगर आप इसका मान दशमलव में आ रहा है तो इसका भाग दे दीजिएगा, दशमलव में आ जाएगा। अगर आप इतना भी लिखते हैं तो कोई भी एग्जामिनर आपका ये सवाल नहीं काटेगा। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे दिया था प्रश्न क्रमांक 14 का हल। तो यहाँ पे आपका एक प्रायिकता दी थी, जहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6/2 इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक बार पूछा था सम संख्या। पहले देखिए ये विषम है, 2 के बाद आपकी सीधी 6 तो आती है, तो इन दोनों को हल करेंगे तो 1/3 और 2/3 हो जाएगा। ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि एक जो आपका लूडो का वो पासा होता है, अगर उसको छालते मतलब कि सिक्का होता है, अगर हम उसको छालते हैं तो हेड पहले आएगा कि टेल। तो देखिए दोनों की आने की संभावना 1/2 आधी है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, इसलिए हम कह सकते हैं चित्त को अट माना और पट को टी माना, मतलब कि हेड और टेल। ठीक है, तो इसको भी कर लीजिएगा। फिर दिया प्रश्न क्रमांक 16 बता दें, तो 16वें में देखिए दिया था √2x² + 7x। ठीक है, √2x² + 7x + 5√2। देखिए हमने क्या किया, 5 का गुणा √2 में, देखिए 5√2, देखिए जब √2 का गुणा √2 के साथ कराते हैं तो हमेशा 2 आता है, इसलिए 5 दूनी हो जाएगा 10। ठीक है, 5 दूनी 10 हो जाएगा, क्योंकि देखिए √2 × √2 ये 2 हो जाएगा और इनके साथ 5 तो दिया ही है। ठीक है, 1 मिनट मित्रों मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिए कोई बात नहीं।
तो यहाँ पे हम बता रहे थे कि आपको √2 इंटू √2 आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ पे इसके साथ में 5 दिया गया, तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10। आपको 10 को ऐसे फैक्टर निकालने की प्लस या माइनस करें तो 7 आए, और गुणा करें तो 10 आए। तो क्या देंगे, तो 10 के करेंगे तो ये 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएंगे, और 5 दूनी 10। तो हमने देखा यहाँ पे √2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमने √2 कॉमन ले लिया। देखिए मित्रों, जब हम √2 इंटू √2 कर सकते हैं तो 2 आ जाएगा, तब हमको यहाँ पे 2 लाना है, तो इसका मतलब एक बार रूट और लगा देंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक बार रूट और लगा लिए। इसमें भी उसी प्रकार से कर दिया, तो हमने देखा ये और ये 2 कॉमन मिल गए, तो इसको एक बार लिख लिया, एक बार इनको लिख लिया। इसके भी हमको लगता है शून्य निकालने थे, एक्स के मान निकालने थे, ठीक है। तो हमने एक बार इसको x 0 के बराबर कर दिया, एक बार इसको 0 के बराबर कर दिया, तो इसमें हमारा x बराबर -2 आ गया, जो कि ऋणात्मक है। इसमें भी हमारा x बराबर -5 पर दूर, तो हमारा ये एक आ गया अल्फा, एक आ गया बीटा, ठीक है, आप लिख सकते हैं। चलिए फिर हम 17वें क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। तो 17वां क्वेश्चन आपका यहाँ पे एक समांतर श्रेणी से दिया था, जहाँ पे आपको n पद निकालने थे, जहाँ पे आपका जो a होता है, मतलब कि पहला पद 105 है, 4 बांतर 7 है, और l बराबर 994। तो एक फार्मूला होता है a बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसे हम l भी बोलते हैं। तो इसको हल करने पे 189 और 105 गुणे 7, तो 105 को हम इसको बटे में लेगा, ठीक है, इसको इससे घटा दिया, ठीक है। तो इसका 7, ठीक है, 7n आया, और इसका आया 7, तब 7 में से हम इसको करेंगे तो 127 आ जाएगा, जो कि आपका 128 में हो जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे सिद्ध करना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज देखिए, एक त्रिभुज होता है, जब हम यहाँ पे देखेंगे, जब कोण ऐसे जो दिया है आपका PS बराबर SQ, जो PS है वो SQ के बराबर है, ठीक है, PS SQ के बराबर है, और PT तो देखिए यहाँ पे क्या, ये भुजाएं अनुपातिक दी गई हैं। अनुपात मतलब कि PS बटे SQ, जैसे मैंने उस वाले सवाल में थेल्स पर में लगा किया था। तो हमने देखा कि जो ये त्रिभुज मैंने लिया PQR और PST, मतलब कि ये PQ, ये वाला त्रिभुज PQR बड़ा वाला और छोटा वाला, हमने बड़े और छोटे दोनों त्रिभुज में देखा कि इस त्रिभुज में कोण P, और देखिए बड़े वाले में भी कोण P आ रहा है, छोटे वाले में भी कोण P आ रहा है। तो यहाँ पे कोण P मतलब कि उभयनिष्ठ है, दोनों में है। तो यहाँ पे पहले हमने एक एलसीएम बना, देखिए यहाँ पे हमने पहला समीकरण बनाया कि कोण P बराबर कोण P। तो देखिए जो आपकी थेल्स प्रमेय होती है वो कहती है कि अगर किसी त्रिभुज की हम 2 भुजाएं अनुपात, मतलब कि 2 भुजाएं या तो बराबर कर दें, या तो 2 कोण के बराबर कर दें, या तो एक कोण एक भुजा के बराबर कर दें, तो वो त्रिभुज क्या होता है, समरूप त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पहली कंडीशन यहाँ पे हमने लगा दी, एक उभयनिष्ठ की, ठीक है। और दूसरे में हमने क्या किया, इन दोनों को हमने PS जो दिया था, ठीक है, जो आपका PS दिया था, PS को PS लिख दिया, और हम PQ को, जो हमने SQ को लिखा है, ठीक है, SQ को हमने ना लिख दिया है PQ माइनस PS, ठीक है, तभी तो ये भुजा प्राप्त होगी। इसी प्रकार हमने इसको लिख दिया है, ठीक है। फिर हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई करा के हमने देखा कि ये है और ये माइनस में है और दोनों बराबर में है, तो इसलिए इनको हमने कैंसिल कर दिया। और यहाँ पे हमें क्या पता चला, PS जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहाँ पे हमने एक थ्योरम लगा दिया जिसका नाम है भुजा कोण भुजा नियम से, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एंगल, नहीं जिसे हम बोलते हैं साइड एंगल थ्योरम से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने त्रिभुज समरूप दिखा दिया, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे एक आपकी भुजा बराबर दिखा दी और यहाँ पे एक कोण बराबर बता दिया। तो जब भी कोई एक कोण एक भुजा बराबर कर दो, या तो 2 कोण बराबर कर दो, या तो 2 भुजाएं बराबर कर दो, तो वो त्रिभुज समरूप होता है थेल्स नियम के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे ये जब त्रिभुज समरूप होगा तो उसकी सारी भुजाएं अनुपात में होंगी। तो यहाँ पे आपका पहला और दूसरा समीकरण दिया ही था। तो PQ बराबर PR समांतर रेखाएं होंगी, तो त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर फाइनल। फिर प्रश्न क्रमांक 19 का आंसर बता दें, तो यहाँ पे दो आपके वृत्त दिए थे, यहाँ पे एक बड़ा वृत्त और एक छोटा वृत्त। बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 और इसकी 3। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, इनमें लगा दिया हमने एक परपेंडिकुलम, मतलब कि हमने लगा दिया पाइथागोरस प्रमेय, जहाँ पे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, और जब 25 में 9 गया तो बचा कितना, 25 में तब 9 जाएगा, तो आपका बचेगा, तो यहाँ पे आपका इसका आंसर हो जाएगा 3। फिर प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर बता दें, तो यहाँ पे आपको अद्वितीय हल निकालना था। तो अद्वितीय हल के पहले हमने इस समीकरण से इससे तुलना कराई, फिर A1/A2 is not equal to B1/B2, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया ही था। तो यहाँ पे हमने देखा कि इन दोनों को बराबर किया, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर ये निकाय हल नहीं है। फिर यहाँ पे आपको प्रश्न क्रमांक 21 में एक आपको देखिए 13 लिखा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 13 तक है। फिर यहाँ पे हमने एक प्रकार रख के यहाँ पे एक चाप लगाया, फिर यहाँ पे प्रकार रखे, यहाँ पे चाप लगाया, फिर इनको आपस में मिला दिया, ठीक है। मिलाने पर हमने 5:8 का रेशियो प्राप्त हुआ, इसलिए आपका ये 5:8 सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आंसर देख लीजिए। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी, अगर मैं पढ़ के बताऊँगा आपको समझाऊँगा, चलिए समझा ही देता हूँ।
यहाँ पे आपका एक घन दिया था, घन का वजन भुजा स्क्वायर 64, और जब अंडर रूट को 64 करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एस इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो मित्रों इसका आंसर आपका हो जाएगा 160, ठीक है। फिर दिया प्रश्न क्रमांक 23 का लास्ट और क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूरे आंसर आपको बता दिए हैं। यहाँ पे आपको वर्ग अंतराल दिया था, बारंबारता दिए थे जिसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, वर्ग चिन्ह दिया था एक्स, और जब हम एक्स इंटू एफ करेंगे तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे ये सब दिया ही था, इसका गुणा करा दिया तो 15 था 150, 10 60 दाम 600, 11 सत्तर 77, 7 70 80 अट्ठे 640, ठीक है। 90 3 270। फिर हमने इन सबको ऐड कर लिया, इन सबको मैंने ऐड कर लिया तो ये आया आपका 2430, जिसे हम बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। इसमें इसको ऐड किया तो 35 आया। तो आपका फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ यू, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्स नहीं होगा, ये सिग्मा एफ यू होगा। 240 बटे हमने 35 किया तो इसको हमने आपस में काट दिया 5 से, तो ये आएगा 64.43%, ठीक है। तो दोस्तों आपका कुछ इस प्रकार से कक्षा 10वीं का जो आपका गणित का पेपर है तो पूरा सॉल्यूशन हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों मैंने आपको वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने PDF ओपन हो जाएगी, ठीक है, वही वेबसाइट, और वहाँ पे आप सॉल्यूशन करने लगेगा, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।